ये काफ़ी चर्चा में है कि बच्चों में ही थर्ड लहर आएगी। अगर थर्ड लहर आने वाली है तो बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करेगी। किसी भी लहर आ सकती है या नहीं आ सकती, उसके कुछ वैज्ञानिक कारण होते हैं। जैसे क्या किनको इन्फेक्शन हो सकता है, किसको इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, जो भी अभी तक एविडेंसेस अवेलेबल हैं उस बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। या एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट, इन तीन की हम बात करते हैं। तो पहले मैं होस्ट की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे होस्ट मीन्स बच्चे की बात करें। क्या बच्चों को अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है? क्योंकि जो भी ग्लोबल डेटा है, 23 करोड़ के आसपास लोगों को पूरी दुनिया में रिपोर्टेड इन्फेक्शन है, एक्चुअल इन्फेक्शन तो इससे बहुत ज़्यादा हो चुके होंगे। वह ये दर्शाता है कि जिनको एक बार कोविड हो चुका है, जो उससे रिकवर्ड हो चुके हैं, उनमें प्रोटेक्शन जो है काफ़ी लंबे समय तक है, बेटर प्रोटेक्शन है। अगर हम किसी वैक्सीन से कंपेयर करें तो कई टाइम्स उससे जो है, अभी एक स्टडी आई है 1300% ज़्यादा है, 10-20% और 50% नहीं, जो एक बार नेचुरली इन्फेक्ट हो चुके हैं, जिनकी डेथ हो गई है, डेथ हो गई है, लेकिन जो रिकवर्ड हो चुके हैं उनमें जो है करीब 1300% के आसपास जो है बेटर प्रोटेक्शन है उनकी। कुछ स्टडी हैं कि 2700% के आसपास बेटर प्रोटेक्शन है। तो अगर बच्चे इन्फेक्ट नहीं हुए होंगे तो उनमें कोई भी वेव आ सकती है। अभी जो भी सर्कुलेशन में कोरोना वायरस है, चाहे वो अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो या डेल्टा हो, ये 4 वेरिएंट जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न है पूरी दुनिया के लिए। इस समय जो है सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में जो है डेल्टा वेरिएंट है। और इस टाइप की म्यूटेशंस होते रहते हैं, तो आगे भी और भी आ सकते हैं। लेकिन अगर जो भी एविडेंसेस हैं हमारे पास इस कंट्री में, अभी ICMR ने सीरो सर्वे किया, उसने ये पाया कि बच्चे में भी जो है लगभग उतना ही इन्फेक्शन है जितने बड़ों में हुआ है। जैसे बड़ों में पूरी तरीके से पॉपुलेशन में 68% के आसपास था, और 18 साल से कम के बच्चों में अराउंड 60% के आसपास इन्फेक्शन हुआ। अगर हम इसको नंबर में करें तो हम ये लगता है कि करीब 27 करोड़ बच्चे जो है इस देश में ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो एक तरीके से उनको नेचुरल इम्यूनिटी मिल चुकी है और वो बेटर प्रोटेक्टेड है। लेकिन क्योंकि बच्चों में डिजीज सीवियर नहीं होती है, कई बार हमें पता नहीं चलता। और शायद एक हमारा ये हमने मान लिया परसेप्शन था कि बच्चों को बीमारी नहीं हुई, स्कूल कॉलेजेस बंद थे, सब कुछ बंद था, बच्चे घर से नहीं निकले और इसलिए उनको बीमारी नहीं हुई, तो इसलिए थर्ड वेव आएगी तो उनको इन्फेक्ट करेगी, क्योंकि बच्चे इन्फेक्ट नहीं हुए थे। जबकि हुआ इसका उल्टा। क्योंकि बच्चों में इतनी माइल्ड डिजीज है, कई बार तो कॉमन कोल्ड से भी जो सर्दी जुकाम होता है उससे भी माइल्ड है, कि बच्चों में पता ही नहीं चला, सीवियरिटी नहीं हुई। जो ग्लोबल डेटा है करीब 1 मिलियन माने 10 लाख में 2 बच्चों की डेथ रिपोर्टेड है। इससे वो देख के कहा जा सकता है कि जो भी वेव आएगी तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों को इन्फेक्ट करेगी, सबको ही एक जैसा इन्फेक्ट करेगी, जो अभी तक करती रही है। इसका कोई भी जो है साइंटिफिक बेसिस नहीं है, कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है ये कहने का कि थर्ड वेव आएगा वह बच्चों को इन्फेक्ट करेगा। हाँ, अगर वैज्ञानिक आधार नहीं है तो कुछ और रीजन हो सकता है, और वह जरूर वेस्टेड इंटरेस्ट हो सकता है। आज के ज़माने में हम लोगों को जो है दोनों ही, किसी के वेस्टेड इंटरेस्ट का और साइंस का, हमें साइंस को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इसलिए मैं जो भी एविडेंसेस है उस बेसिस पे कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं लगता देख के, जिसकी संभावना बहुत ही कम है कि सिर्फ बच्चों को इन्फेक्ट करेगा, नेक्स्ट वेव आएगा। ये RNA वायरस है, और RNA वायरस की एक खूबी होती है कि वह जो है म्यूटेट करता रहेगा, और जब भी रिप्लिकेट करता है, मतलब शरीर के अंदर आने के बाद उसकी संख्या बढ़ाने लगता है, और इतनी तेज़ी से बढ़ाता है कि उसमें कुछ एरर हो जाते हैं, वो सीक्वेंस नहीं रहता है, और उसी को हम म्यूटेशंस कहते हैं। ये जो एरर्स होते हैं जब भी संख्या बढ़ाता है वह, उसको ही म्यूटेशन कहा जाता है। ये म्यूटेशंस होते रहते हैं, म्यूटेशंस हज़ारों से ज़्यादा इस कंट्री में सिर्फ म्यूटेशंस अभी तक हो चुके हैं। पूरी दुनिया की बात करें तो लाखों में पहुंच जाएगा। लेकिन हर म्यूटेशन से हमें मतलब नहीं होता है, कुछ म्यूटेशन से ही मतलब होता है। कई तरीके के म्यूटेशंस होते हैं। कई बार म्यूटेशन जो है उस वायरस के लिए ही घातक हो जाता है, वायरस को ही मार देता है, तो वह वायरस फिर आगे नहीं बढ़ पाता है। ऐसे भी म्यूटेशंस हुए। कई बार म्यूटेशंस इस वायरस को और वीक कर देता है कि सिम्टम्स बहुत ही कम होते हैं। कई बार यह घातक बना देता है म्यूटेशंस, और वह जो है उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ा देता है, या जो है सीवियरिटी बढ़ा देता है, या जो हमारे पास मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल है, जो दवा देते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। जब ये हो जाता है
तब वो हमारे लिए कंसर्न हो जाता है और उसी को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। पूरी दुनिया के लिए 4 अभी तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अल्फा पहली बार यूके से रिपोर्ट हुआ था, डेल्टा जो लास्ट है यहाँ से हुआ था, बीटा जो है साउथ अफ्रीका से हुआ था एंड गामा जो है ब्राज़ील से हुआ था। ये 4 जो है मेन ये जो पूरी दुनिया के लिए कंसर्न है। बाकी कंट्री के लिए स्पेसिफिक कुछ कंसर्न है, जैसे हमारे यहाँ डेल्टा प्लस को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माना है कि कंसर्न है, यूएस ने 3-4 उनके अपने वेरिएंट को माना है कि उनके लिए कंसर्न है, बट पूरी दुनिया का उनसे अभी कंसर्न नहीं है क्योंकि दुनिया में वो स्प्रेड उस तरीके से नहीं हुए हैं। इनका स्प्रेड हुआ है, आगे भी होते रहेंगे। ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है कि कितनी वेरिएंट आएंगे, जब जैसे मैंने बताया कि हज़ारों के आसपास म्यूटेशंस हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये जब तक प्रोपगेट करता रहेगा होते रहेंगे। वैक्सीन कुछ रिपोर्टेड है, कुछ वैक्सीन जो है उनकी ओवरऑल एफिकेसी जो है कम हुई है म्यूटेंट वेराइटी के बाद, स्पेशली जो है डेल्टा वेरिएंट का की मैं बात करूं तो जो जैसे मैसेंजर आरएनए की ऑलरेडी रिपोर्ट पब्लिश हो गई है, जो फाइजर और मडोना की वैक्सीन है कि वो प्रोटेक्टिव लेवल वो नहीं रहा है। और अभी आप देखिए कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जो है पूरी दुनिया में काफ़ी हो रहे हैं। इजराइल में देख लीजिए, यूएस में देख लीजिए, जिस तरीके से ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का क्लियर कट डेफिनेशन है कि अगर 2 डोज की वैक्सीन है, जैसे सारी वैक्सीन मेजॉरिटी वैक्सीन 2 डोज की है, तो दूसरे डोज के 2 हफ्ते बाद कोई इन्फेक्शन होता है उसी को ब्रेक थ्रू कहते हैं, उसके पहले होता है तो ब्रेक थ्रू नहीं कहते हैं। या जैसे जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज की है तो वैक्सीन देने के आज के 15 दिन बाद से जो इन्फेक्शन होता है उसको ब्रेक थ्रू कहते हैं। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जिस तरीके से पूरी दुनिया में हो रहा है, ये लग रहा है कि काफ़ी कम हो चुका है। मैं अभी CDC ने अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि जुलाई मास में मैसेच्यूसेट्स में वहाँ जितने इन्फेक्शन हुए उनमें से 75% ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन थे। तो ये कहा जा सकता है कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो रहे हैं, इफेक्ट जो है इनका कम हो जा रहा है और वो हो सकता है कभी बिल्कुल इफेक्ट न रहे। अभी तक जो इतने एविडेंसेस हैं वो ये कहा जा सकता है कि एक बार कोविड से रिकवरी हो गई है वह बेटर प्रोटेक्टेड है, लंबे ड्यूरेशन तक प्रोटेक्टेड है। कुछ एविडेंसेस ऐसे आए हैं कि हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाए। अभी तक किसी वैक्सीन की ये हमारे पास एविडेंसेस नहीं आए हैं कि लाइफ लॉन्ग उससे इम्यूनिटी मिल जाएगी, क्योंकि म्यूटेशंस हो रहे हैं। ज़्यादातर म्यूटेशन जो है स्पाइक प्रोटीन में, इसके 4 प्रोटीन होते हैं इस वायरस के, उसमें से मेन जो है स्पाइक प्रोटीन है, उसके बाद एन प्रोटीन है। सो एस में ही मेनली म्यूटेशंस होते हैं और ज़्यादातर वैक्सीन जो है एस के अगेंस्ट ही जो है एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, इसलिए शायद उसको बाईपास करने की क्षमता है। हिंदुस्तान में कुछ वैक्सीन यूज़ हो रहे हैं जो सारे प्रोटीन के अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, जैसे कोवैक्सीन है वह जो है होल विरियान है, उसी वायरस को किल करके दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज़ बनता है। प्रोटेक्शन की थ्योरेटिकल मैं कहूँ संभावना ज़्यादा है। ICMR ने डेटा भी रिलीज़ किया कि चाहे वो अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो या डेल्टा हो, सब पे जो है यह वैक्सीन इफेक्टिव है। देखिए, जहाँ तक बूस्टर का कंसेप्ट है, बूस्टर का मतलब होता है कि सेम इम्यूनिटी को बूस्ट करना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करना। जैसे बच्चों में हम देते हैं कुछ वैक्सीन जो है 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे और 14 हफ्ते पे बच्चों में देते हैं, DPT देते हैं। 1 साल बाद उसका बूस्टर देते हैं कि उसकी इम्यूनिटी कम होने लगती है, उसको बूस्ट करने के लिए। सेम कंसेप्ट यहाँ भी है कि अगर इम्यूनिटी कम हो रही है तो उसको बूस्ट करने की ज़रूरत है। जहाँ तक मैंने पहले बताया कि जो नेचुरल इन्फेक्शन है उसके बाद इम्यूनिटी जो है लंबे समय तक रह रही है, तो वहाँ बूस्टर का कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, वैक्सीन देने के बाद जो कुछ डेटा आ रहा है अभी तक, वो ये बताता है कि इम्यूनिटी जो है 6 महीने बाद जो है कम होने लग रही है। अब वो इम्यूनिटी कम होना सिर्फ IgG लेवल मेजर करके हम ये नहीं कह सकते कि इम्यूनिटी कम हो गया, एंटीबॉडीज लेवल, यह एक उसका पहलू होता है एंटीबॉडीज को चेक करना। पूरा इम्यूनिटी जो है काफ़ी कम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, उसमें सेलुलर इम्यूनिटी होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप होता है। मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बूस्टर का कंसेप्ट के लिए सिर्फ बताना चाहता हूँ कि जब भी बूस्टर हम देते हैं तो उसको बूस्ट करते हैं। अभी तक सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि बूस्टर देने के बाद से जो है हमें जो है बेटर इम्यूनिटी मिल जाएगी। हो सकता है एंटीबॉडीज लेवल बढ़ेगा, वो तो एक बार आपको इन्फेक्शन हो गया, दोबारा जब वायरस संपर्क में आएगा सडन आपका एंटीबॉडीज लेवल बढ़ेगा, वही प्रोटेक्शन करता है क्योंकि एंटीबॉडीज बना के उसको न्यूट्रलाइज करता है। वैक्सीन भी यही काम करता है। एक बार वैक्सीन आपने ले लिया, अगर वैक्सीन इफेक्टिव है
जब दूसरी बार वायरस संपर्क में आता है तो सडन वो बढ़ता है। तो जो वैक्सीन हम बूस्टर भी देंगे वो एक तरीके से एंटीजन ही है, वो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं। अभी तक सफिशिएंट एविडेंस ग्लोबल नहीं है हमारे पास कि बूस्टर का बेनिफिट है। WHO ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि हमारे पास एविडेंस नहीं है। इस कंट्री में भी हम उसके लिए अभी रिसर्च कर रहे हैं, उसका डेटा अभी पब्लिश नहीं हुआ है, कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। इस महीने के अंत तक शायद हमारे पास भी एविडेंस आ जाएंगे इस कंट्री का, सितंबर के अंत तक आते आते, कि बूस्टर की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन के लिए। कई बार क्या होता है, कमर्शियल इंटरेस्ट जो है साइंस पे हावी होने लगता है, और ठीक है जो लोग वैक्सीन बना रहे हैं उनका एक अपना इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन वह हर जगह जो है उनको हावी नहीं होना चाहिए। जब तक एविडेंस नहीं हो तब तक हम लोग नहीं रिकमेंड कर सकते। एंटीबॉडीज़ का कंसेप्ट है, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता जो है अपने को बचाने की कोशिश करती है और उसमें वह उससे लड़ने की कोशिश करती है, उसमें जो है वह एंटीबॉडीज़ बनाती है। ये एंटीबॉडीज़ का कंसेप्ट आप ये समझ जाइए कि एक तरीके से लड़ने के लिए सेना भेजती है, जैसे बॉर्डर पे रहता है। एंटीबॉडीज़ जो है उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, न्यूट्रलाइज कर लेते हैं तो शरीर में फिर इन्फेक्शन नहीं हो पाता है। नहीं कर पाते हैं, प्रतिरोधक क्षमता अगर हार जाती है तो उस पर वायरस का आक्रमण हो जाता है, लेकिन शरीर फिर भी काम करता रहता है। जैसे अगर कोविड की मैं बात करूं, सार्स कोरोना वायरस 2 जो इन्फेक्शन फैलाता है, जब वो पहली बार इन्फेक्शन करता है उस समय शरीर उससे लड़ने की कोशिश करता है, ज़्यादातर लोगों में लड़ लेता है, कुछ लोगों में नहीं लड़ पाता है, उनमें फिर लक्षण होने लगते हैं, सीवियरिटी हो जाती है, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो जाती है इसके अंदर। लेकिन जिन लोगों को रिकवरी हो जाती है उसमें भी शरीर ही की एंटीबॉडीज़ ही उसको फिर मारते हैं और रिकवरी होती है, या सेल्फ लिमिटिंग डिजीज बोलते हैं। आज की डेट तक हमारे पास कोई ऐसी दवा नहीं है जो कोरोना के वायरस को मारती है। कोरोना के वायरस को सिर्फ शरीर का एंटीबॉडीज ही बनता है, वही मारता है, और उसी से हम उस पर विजय पाते हैं। जो ज़्यादातर लोग रिकवर्ड हुए हैं वो अपने से हुए हैं, किसी दवा के बल पे नहीं हुए। जब दूसरी बार इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है कि शरीर उसको याद कर लेता है, जो शरीर का इम्यून सिस्टम है जिसको प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, वह उसको याद कर लेता है। जब दूसरी बार वही वायरस संपर्क में आता है तो वह तेजी, या तो एंटीबॉडीज पहले से तो उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मार देते हैं, या अगर नहीं भी है, क्योंकि हर सेल की एक लाइफ होती है, शरीर चूंकि याद किए होता है तो तुरंत प्रचुर मात्रा में जो है एंटीबॉडीज बन जाते हैं और वह उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वह वैसा ही कंसेप्ट है जैसे मान लीजिए किसी भी देश में सीमा पर प्रहरी हैं, एक बार इन्फेक्शन हो गया तो प्रहरी अब हैं, तैयार हैं कि दोबारा कोई भी अटैक करेगा वायरस तो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। जैसे प्रहरी अगर तैयार बैठे हैं तो कोई भी घुसपैठिया अगर घुसना चाहे तो उसको मार सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है प्रहरी तो कभी भी कोई भी आके आक्रमण कर सकता है और उस पर विजय पा सकता है। सेम कंसेप्ट यहाँ भी पाया जाता है।